लॉ का केस स्टडीज का पार्ट 1 आपने देख लिया था अच्छे से। उसके बाद जो भी पोर्शंस कवर करना बाकी था, आई एम श्योर आपने कवर किया होगा। आज केस स्टडीज पार्ट 2 जिसमें कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एंड बाकी पोर्शंस कवर करने की कोशिश करेंगे। डियर, जो भी पोर्शंस रिलेटेड टू केस लॉ, जिस पोर्शन ऑफ लॉ में आप अटक रहे हो, एक बात मानना, उसको डेफिनेटली पहले उस पोर्शन लॉ को पूरा अपने स्टडी मटेरियल से, जिसको बोलते हैं चाट जाना, पूरा चाट जाओ, राइट? तब तक जाके केस लॉ आप एग्जाम में लिख पाओगे। देन ओनली यू गोइंग टू स्कोर द फुल मार्क। बोले थे ना, जिद अगर आप ठान लो तो कोई रोकने वाला नहीं है आपका डिस्टिंक्शन। मैं सिर्फ पास होने की बात नहीं कर रहा हूं। एंड पूरे वीडियो को अच्छे से फॉलो करना, पॉज करके जहां जो लिखना हो लिखते रहना। जहां जहां जरूरत पड़ी, क्लास में लोगों ने बोला मैंने लिखाया, बाकी आपको जहां जरूरत पड़े पॉज करके आप नोटिंग कर लो। थैंक यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। एग्जाम्स में आए हुए मैक्सिमम नहीं सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है। सो हियर वी गो फॉर द क्लास। लास्ट क्लास अपने लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस स्टडी से कर लिए थे, राइट? बाकी का केस लॉज विद रेस्पेक्ट टू अदर एक्ट्स। आज सेल ऑफ गुड्स एक्ट का स्टार्ट कर रहा आपने। और दिसंबर 2021 का ये पहला क्वेश्चन। टीके ऑर्डर्ड टिम्बर 1 inch थिकनेस फॉर बीइंग मेड इनटू ड्रम्स। द सेलर agreed to supply the required timber of 1 inch. However, the timber supplied by the seller varies in thickness from 1 inch to 1.4 inches. The timber is commercially fit for the purpose for which it was ordered. TK rejects the timber क्योंकि उसने 1 inch का ऑर्डर किया था एंड जो टिम्बर सप्लाई हुआ वो 1 inch से 1.4 इंचेस के बीच में वेरी कर रहा है, लेकिन वो टिम्बर फिट है फॉर द पर्पस फॉर व्हिच इट इज ऑर्डर। ऑर्डर किस लिए था? टू मेक ड्रम्स। एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वेयर द टीके कैन रिजेक्ट द टिम्बर। रिजेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? देखो, आप कुछ लोगों ने सभी ने बोला कर सकता है, राइट? कर सकता है तो आपका जजमेंट किस बेस पे रहेगा? क्या रहेगा? टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? हेडिंग क्या रहेगा? किस टॉपिक से रिलेटेड है? डिस्क्रिप्शन, राइट? इंप्लाइड कंडीशन इन अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो द बल्क मस्ट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। जितना भी गुड सप्लाई किया है वो डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रहा है तो इसीलिए रिजेक्ट कर सकता है। हाँ, वो एक और दूसरा एंगल है देखने का। एक और टॉपिक है क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। उस एंगल से सोच के देखो तो आपने भैया ड्रम बनाने के लिए ऑर्डर किया था, राइट? अब जो टिम्बर काट काट के दिए वो थोड़ा सा वेरी कर रहा है, 1 इंच से 1.4 इंच के बीच में वेरी कर रहा है, लेकिन वो कमर्शियली फिट है फॉर द पर्पस फॉर व्हिच इट इज ऑर्डर्ड। बेस्ड अपॉन दैट आप नहीं कर सकते रिजेक्ट। दोनों वे है इसका आंसर को लिखने, डिपेंड करता है हम किस पॉइंट पर लिख रहे हैं। और अगर एग्जाम में टाइम परमिट करता हम दोनों लिखे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिले। क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो फिट हो रहा है तो रिजेक्ट नहीं कर सकते आप। दोनों जजमेंट दे करके मतलब क्या है? एक दे दिया आपने, अगर सपोज सिर्फ एग्जांपल आप एग्जाम हॉल में हो, ठीक है, और आप दोनों में कंफ्यूज हो गए, बोले उस एंगल से देख रहे तो नहीं कर सकता है क्वालिटी फिटनेस, और डिस्क्रिप्शन कैसे सोचे तो कर सकता है। अब दोनों चिपके आ जाओ, ऑल्टरनेटिवली देखो कि ऑल्टरनेटली इफ वी स्टडी दिस केस लॉ विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस, ही कैन नॉट रिजेक्ट बिकॉज़ थोड़ा देखिए। ऑब्वियसली आप डिस्क्रिप्शन दोगे तो क्या करोगे? पहले केस लॉ को डिस्क्राइब करोगे, सॉरी पहले रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ को डिस्क्राइब करोगे ना, राइट? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन द बल्क सप्लाइड मस्ट करस्पॉन्ड with the description. If the bulk supplied is not corresponding with the description, the buyer has the right to reject the goods, right? Based upon the above provisions, title change करके, in the present case we find that the bulk quantity which is supplied was the measurement was varying from 1 inches to 1.4 inches. Right. So, keeping in mind the provisions of the Sale of Goods Act, TK can reject the order. Right. अगर जब confused हो, अब second paragraph, next third paragraph में लिख दो. However, if we can have another viewpoint on this. Suppose you're confused, right? The other viewpoint is in a sale of goods, the quality of fitness. If the goods are fit for the particular purpose for which they were ordered, right? So even if the bulk is not corresponding with the description, but if it is fit for that purpose, the buyer cannot reject the order. So based upon this, looking at this angle, TK Limited cannot reject the order. दोनों दे सकते हैं हम लोग, राइट? तो लिखा नहीं रहे इसको। अब इसके आगे नंबर 2, AB Limited sold 500 bags of wheat to CD. Each bag contains 50 kilograms of wheat. AB sent 450 bags by road transport and CD himself took remaining 50 bags. Before CD receives delivery of 450 bags sent by road transport, he becomes bankrupt. Goods रास्ते में ही है and CD Limited bankrupt हो गए। AB being still unpaid stops the bag in transit. The official receiver on CD's insolvency claims the bags. Decide the case with reference to the provisions of Sale of Goods Act. बताइए, सोचिए। स्टॉपेज इन ट्रांजिट से रिलेटेड है, अनपेड सेलर से रिलेटेड है, ब्रॉडर कैटेगरी अनपेड सेलर का राइट्स, स्टॉपेज इन ट्रांजिट,
एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट सिर्फ और सिर्फ तब भी एक्सरसाइज किया जा सकता है व्हेन द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। राइट ऑफ लियन तो बिना इंसॉल्वेंसी के एक्सरसाइज कर सकते हैं। याद होगा डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। नहीं आता रहा तो इमीडिएटली आज ही पढ़ लेना घर जा करके। राइट ऑफ लियन इस गुड्स को जब्त करके अपने पास में रखना, उसमें इंसॉल्वेंसी इज नॉट नेसेसरी। बट द केस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, गुड्स अगर रास्ते में है, बायर यहाँ तक नहीं पहुंचा है, तो सेलर अगर अनपेड है वो अपना राइट्स यूज कर सकता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट ओनली इफ द बायर हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो क्या करना होगा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला प्रोविजन को एक्सप्लेन करना होगा एंड उसके बाद में जजमेंट देना है। व्हाट द पॉइंट, इसमें वो 50 बैग्स वो खुद ले गया तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। 450 बैग जो रास्ते में है उसके लिए स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला पावर हम यूज कर सकते हैं। जो लिखाने का रिक्वेस्ट है इसको लिखा देते हैं। राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, ये हेडिंग दे देंगे अपने। याद बताए थे लास्ट क्लास में कि हम लोग हेडिंग देके कर सकते हैं, राइट अंडरलाइन करके एकदम अच्छे से। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर विद रेस्पेक्ट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट। चलो लिखो, as per the provisions of the Sale of Goods Act, 1930, an unpaid seller can exercise his right of stoppage or his right of stopping the goods in transit if the buyer has become insolvent. Clear? Next, when the unpaid seller has given the goods to a carrier, CARRIER, to a carrier, and the buyer becomes insolvent, he can exercise this right and ask the carrier to return the goods back to him or not to deliver the goods to the buyer. Paragraph change करके, in the given case CD has become insolvent and therefore the seller, AB नाम है ना उसका, can use this right, can use the right or stoppage in transit. फुल स्टॉप। सिंस यहाँ पे ऑफिशियल रिसीवर के बारे में लिखा था ना क्वेश्चन में, इसीलिए वो भी एक्स्ट्रा लास्ट लाइन ऐड कर दो। द ऑफिशियल रिसीवर ऑन सीडीज इंसॉल्वेंसी कैन नॉट क्लेम द बैंक्स। नंबर 3 में आ जाए। नंबर 3 Jan 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। मिस्टर टी वाज अ रिटेल ट्रेडर ऑफ फैंस ऑफ वेरियस काइंड्स. Mr. M came to his shop and asked for an exhaust fan for kitchen. Mr. T showed him different brands and Mr. M approved of a particular brand and paid for it. Fan was delivered at M's house. At the time of opening the packet, he found that it was a table fan. He informed Mr. T about the delivery of the wrong fan. Mr. T refused to exchange the same, saying that the contract was complete after the delivery of the fan and the payment of price. Discuss whether Mr. T is right in refusing to exchange as per provisions of Sale of Goods Act. What is the remedy available to Mr. M? Brand से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, हाँ है ना, ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता। सर अगर मैं किर्लोस्कर का फैन चूज करता हूँ, क्रॉम्पटन का फैन चूज करता हूँ, तो बहुत तरह का फैन आता है सर। सीलिंग फैन भी बहुत तरह का आता है, 12 इंच का भी है, 24 इंच का भी है, 36 इंच का भी है, टेबल फैन भी है, वॉल फैन भी है, एग्जॉस्ट फैन भी है। एग्जॉस्ट फैन के भी अलग अलग साइज होता है सर, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन दोनों था, तो देखा है तो हमने एग्जॉस्ट फैन के लिए बोला, ब्रांड हमने चूज कर लिया, बट हमारे पास जो डिलीवरी आया वो तो टेबल फैन का आया। टेबल फैन तो मेरे काम का नहीं है क्योंकि हमारे डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा है सर। सो ऑब्वियसली मिस्टर टी इज नॉट करेक्ट इन रिफ्यूजिंग द एक्सचेंज। हाँ है ना, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन वाला नहीं होता, वही तो बोलो, सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, वही तो बोलो कि उससे मैच होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हमारा पर्पस था एग्जॉस्ट फैन, हमारे पर्पस से फुलफिल नहीं कर हमारा ये, हमको टेबल फैन मिला है। क्लियर? सो ऑब्वियसली मिस्टर टी इज नॉट राइट इन रिफ्यूजिंग टू एक्सचेंज, राइट। और उसके बाद what is the remedy available to Mr. M? Cancel the contract, repudiation and claim damages, or he can insist upon getting an exhaust fan. हाँ है ना, he can insist upon getting the exhaust fan, ये भी लिख सकते हैं। और since breach of condition है तो repudiation and damages दोनों मिल सकता है, right? What the point? या तो आप इंसिस्ट करो कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब एग्जॉस्ट फैन देना पड़ेगा, उतना में रह जाओ, या फिर रेपुटेशन एंड डैमेजेस। क्लियर? लिखाना है नहीं ना, की पॉइंट्स नोट करो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो आराम से। हाँ, कुछ नोट कर लो बोले, एक बार पॉज कर दे रहा, नोट कर लो, पॉज कर दे रहा एक बार। तो रेमेडी अवेलेबल टू एम वाला जब पूछना क्या लिखेंगे? परफॉर्मेंस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, और ही कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। परफेक्ट। क्वेश्चन 4 पढ़े, बोलो क्या करना है। जुलाई 21 में आया हुआ है ये। मिस्टर दास, अ जनरल स्टोर ओनर, वेंट टू परचेज 200 bags of basmati rice of a specific length from a wholesaler. He saw the samples of rice and agreed to buy the one which for which the price was quoted as to be
rupees 150 per kg. While examining the sample, Mr. Das failed to notice that the rice contained a mix of long and short grain of rice. बासमती राइस एक पर्टिकुलर साइज का चाहिए था, छोटा बड़ा सभी होता है, उसको चाहिए था एक स्पेसिफिक लेंथ का, उसको चाहिए था, उसने कुछ बोला नहीं, उसको जो सैंपल दिखाया गया 150 रुपए किलो दाम बताया गया, सैंपल के अंदर में छोटा बड़ा सब तरह का चावल मिक्सचर था, क्लियर, एंड उसने ऑर्डर दे दिया. The wholesaler supplied the required quantity exactly the same as shown in the sample. However, when Mr. Das sold the rice to one of his regular customers, she complained that rice contains two different qualities of rice and returned the rice. With reference to the provisions of the Sale of Goods Act, discuss the options open to Mr. Das for grievance redressal. What would be your answer in case Mr. Das specified his exact requirement as length of rice? अगर वो बता देता तो क्या होगा? पहले बोल रहा है अभी तक के सिचुएशन में क्या होगा. सेकेंड पार्ट पूछ रहा है कि अगर वो लेंथ बता देता तो क्या होता. पहला पार्ट का जजमेंट कैविट एम्प्टर बोलने से बेटर ये भी तो बोल सकते हो सेल बाय सैंपल के प्रोविजंस लिखो, और सेल बाय सैंपल से तो करस्पॉन्ड कर ही रहे, हाँ या ना, सेल बाय सैंपल से करस्पॉन्ड कर ही रहे, तो रिजेक्ट कर सकते आप. कैविट एम्प्टर से बेटर तो यहाँ पे सेल और सैंपल से ज्यादा अच्छा फिट बैठ रहा है ना, कि जो सैंपल दिखाया गया है बल्कि उससे मैच होना चाहिए, एंड वो मैच कर रहा है बिकॉज सेम टू सेम दिया है, हाँ या ना, तो रिजेक्ट नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, राइट. और सेकंड वाले में अगर वो अपना रिक्वायरमेंट लेंथ कितना लेंथ का राइस चाहिए अगर वो स्पेसिफाई कर देता तो सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन वाले में आ जाता. सैंपल तो सेम है पर डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रहा है तो रिजेक्ट कर सकता है. वहां पे फर्स्ट केस में रिजेक्शन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि सैंपल से मैच कर रहा है. सेकंड केस में सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन आ जा रहा है तो सैंपल तो मैच कर रहा है पर डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रहा है, तब रिजेक्ट कर सकता था वो. क्लियर है? जो भी नोट करना नोट कर लो एक मिनट के लिए. तो लिखाने का रिक्वेस्ट है, लिख लो. एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, comma, in a contract of sale by sample, in a contract of sale by sample, comma, there is an implied condition, there is an implied condition that the bulk which has been supplied must correspond with the sample, must correspond with the sample, and full stop मत देना, and the buyer must have a reasonable opportunity, the buyer must have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. Tag change. In the given case, Mr. Das ordered the rice as per the sample shown. He failed, full stop, he failed to notice the mixture of long and short grains of rice, full stop. However, the 200 bags of rice which were supplied to him were exactly the same as the sample. Tag of change. Hence, as per the Sale of Goods Act, comma, Mr. Das will not be successful, will not be able to reject the goods. You reject the rice, you reject the goods. Clear? Tag of change. However, in case Mr. Das had specified the length of the rice as well, comma, then the case would be of sale of goods by sample as well as by description. By sample as well as by description. Full stop. In that case, the bulk supplied must correspond both with the sample as well as the description. Both the sample as well as the description. Hence, in such a case, the seller would have been liable. The seller would have been liable. Number 5 पढ़ो. Next question. ये May 22 में आया हुआ है. So this question. Caveat emptor, sale by sale as well as by description, sample और क्या पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ गया. बट एक स्टार्टिंग पॉइंट रह गया, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल. डिफरेंस सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि जब प्रॉपर्टी पास ऑन बाद में करेगा, फ्यूचर डेट, जब सेलर को उस पर कुछ करना बाकी है, आपको याद होगा एग्जाम्पल जब वीडियोस में लिए थे. सपोज मैं फर्नीचर का डीलर हूँ, आपने मेरे पास में आए, आपको 2 टेबल पसंद आई, आपने मेरे को वैसा 50 टेबल बनाने का ऑर्डर दिया, बराबर है. अब जस्ट इमेजिन कीजिए एक बार आपने मुझे 50 टेबल बनाने का ऑर्डर दिया, मैंने बना दिया, बट आपने ये 2 जो चूज की थी ना, या आपने जो कैटलॉग से चूज किया था उसके हिसाब से उसका जो कलर था और जो मैंने जो टेबल बनाई उसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, राइट. तो यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल फॉलो नहीं कर रहेगा.
जैसे आपने मेरे को दिया था, आप अगर मैंने डिफरेंट कलर का बना दिया, रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? कि प्रॉपर्टी पास ऑन ही नहीं हुआ था, खुद के ऊपर आया तो कर सकते हैं। तो कोई भी केस में खुद को डाल दिया करो ना, एज इफ आपने वो बैंगल्स ऑर्डर किया था। आप सोचिए ना यार, आपने ऑर्डर किया था बैंगल, मान लो प्रीति आपकी शादी की बात चल रही है, नहीं शादी की बात हो गई है ऑब्वियसली, अब आपके लिए ज्वेलरी बन रहा है दहेज के लिए, अब आपने सेम यही था, उसमें रेड था ना, क्या रेड एकदम नहीं, हमको उसके अंदर में रूबी स्टोन्स चाहिए, डिजाइन सेम चाहिए था ऑब्वियसली। आपने बोला भैया ठीक है, उसने बोला हाँ ठीक है, लाल हटा के रूबी लगा देंगे। लगने के बाद बोली वो डिजाइन प्रॉपर सेट ही नहीं हो रहा ग्रीन के साथ में, रूबी के साथ में, ले लेंगे आप? हाँ बेटा, खुद पे आते तो नहीं लेंगे, और ऐसे ये कर दे रहे थे। बात करें सोनल का शादी है तो उसको ये कर दे रहे थे, और खुद का शादी में बात करें तो समझ में आया कि अपनी वाली के ऊपर में लिए तो समझ में आ रहा ना? नहीं गड़बड़ हो जाएगा। देखो, as per the Sale of Goods Act 1930, if the property in the goods is to be transferred at a future date or subject to some conditions to be fulfilled, comma, the contract is an agreement to sell. The contract is an agreement to sell. Full stop. An agreement to sell. Sell, यहाँ पे sell का spelling ऐसे double L होता है, right? An agreement to sell becomes a sale. SALE becomes a sale. दोनों का spelling में difference पता है ना? Agreement to sell में ऐसे double L होता है और sale में SALE होता है. An agreement to sell becomes a sale when the conditions are fulfilled, subject to which the property in the goods is to be transferred. Paragraph change. On the basis of the above provisions, and the facts of the given case, comma, we can say that the contract between Sonal and the shopkeeper is of agreement to sell and not sale. Since after the placement of ruby stones, the design of the bangles was completely disturbed, Sonal has the right to avoid the contract and claim back the price paid. उसने प्राइस पे कर दिया था ना, उसको क्लेम कर सकती है वापस, claim back the price paid. इसी में ना एक और चीज था, नंबर 2 था, what would be your answer? The jeweler says that he can change the design but he will charge extra cost for the same. बोलो पहले क्या बोल रहे हो? बिल्कुल देना पड़ेगा, एग्रीमेंट से लेना पूरा ही था, आप समझो। वही तो एडवांस दिया तो वो भी वापस मिलेगा, या पूरा पैसा दिया तो वही वापस मिलेगा, राइट सर? अभी क्या है, ज्वेलर बोल रहे हैं, देखो बात समझो, अब ज्वेलर क्या बोल रहा है सेकंड में कि वो डिजाइन को चेंज कर सकता है बट उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। अब आप अपने आप को रखिए, बताइए इसका मतलब क्या है? अभी जब लगा के अभी जब दे रहे उसमें डिजाइन बड़ा चेंज हो गया है, अब बोल रहा है हमको एक्स्ट्रा पैसा दो तो हम ओरिजिनल डिजाइन में ला देंगे बट विद दैट सेम रेट, विद दैट सेम रूबी स्टोन्स। इसका क्या गलती उसी का था ना, इसका गलती तो उसी का था। अब बोले आप एक्स्ट्रा पैसा देंगे उसको, बिना एक्स्ट्रा पैसा के उसको करके देना पड़ेगा। व्हाट विल बी आंसर इफ द ज्वेलर सेज दैट ही कैन चेंज द डिजाइन? अगर डिजाइन चेंज कर देता है, मतलब जैसा डिजाइन में आपने देखा था लाल वाले में कोई रूबी स्टोन्स का सेम डिजाइन वो ला देता है, तब क्या करना पड़ेगा? तब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट वो बोले एक्स्ट्रा प्राइस लगेगा, एक्स्ट्रा प्राइस वो चार्ज नहीं कर सकते, उसको अपने खर्चे पे करना पड़ेगा। हाँ या ना? बात तो वही था। तो सेकंड पार्ट लिखो, पैराग्राफ चेंज करके नंबर 2 देख करके, बिकॉज 1 and 2 बोल के था ना, तो एग्जाम में भी नहीं बात ध्यान में रखना होता है। 1 and 2 करके दिया तो 1 and 2 करके आंसर लिखना पड़ेगा, नंबर 2 देकर। इफ द ज्वेलर अग्रीज टू चेंज द डिजाइन, he cannot charge extra cost from Sonal. Extra cost from Sonal. In that case, Sonal will have to accept the bangles, but she is not liable to pay extra expenses, and that's very clear. Number 6, number 19 में आया हुआ अपना, Mrs. Getar went to the local rice and wheat wholesale shop and asked 100 kgs of basmati rice. The shopkeeper quoted the price of the same as 124 kg. If she agreed, Mrs. Getar insisted that she would like to see the sample of what will be provided to her by the shopkeeper before she agreed upon the such purchase. Shopkeeper showed her a bowl of rice. The sample exactly corresponded to the entire lot. The buyer examined the sample casually without noticing the fact that even though the sample was that of basmati rice, but contained mix of long and short grains. Same question लग रहा है. The cook on opening the bags and complained that the dish, if prepared with the rice, they would not taste the same, as the quality of rice is not as per requirement of the dish. Now Ms. Geeta wants to file a suit for fraud against the seller, alleging he was selling mix of good and cheap quality rice
will she be successful? Explain the basic law on sale by sample in the Sale of Goods Act. Decide the fate of the case and options open to the buyer for grievance to discuss provisions of the Sale of Goods Act. Would you answer? What would be your answer in case Ms. Geeta specified the exact requirement as to let the price? I think पूरा same है. You can solve it yourself. हाँ है ना? नहीं तो fraud नहीं तो. Fraud तो नहीं. क्या नोचे? वो जो sample टा देखी जो उसने sample दिखाया था उससे correspond कर रहा है. तो fraud तो नहीं हुआ है. Right? Clear? So next question आ जाए फिर. इसको skip कर दे रहे अपने same था. And इसका तो देख रहे हो Sale of Goods Act में ज़्यादातर implied condition, implied warranties वाला portion से implied condition से ही बहुत सा केस लॉस है. नंबर 20 वाला केस लॉ पढ़िए फटाफट. क्या लिखा है? Mrs. R owns a two-wheeler which she handed over to her friend Mrs. K on sale or return basis. Even after a week, Mrs. K neither returned the vehicle nor made payment for it. She instead pledged the vehicle to Mr. A to obtain a loan. Mrs. R now wants to claim the two-wheeler from Mr. A. Will she succeed? Mrs. R Mr. A से वो claim करना चाह रही है. Obviously, Mr. A से कोई लिंक ही नहीं है आपका. यहाँ तो Mrs. K को आपने दिया था. अभी Mrs. K ने जो किया है, pledge जो कर दिया, वो काम कौन कर सकता है? सिर्फ एक ओरिजिनल ओनर ही कर सकता है. दो आपने एक्सेप्टेंस नहीं बोला, बताया नहीं, बट आपने जो किया दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस. मतलब गुड सेल हो गए, गुड सेल हो गए. तो आप मिस्टर ए के कैसे कुछ कर ही नहीं सकते. आप क्या कर सकते हैं? आप खाली गुड्स क्लेम, आप खाली पैसा क्लेम कर सकते हैं. किससे? मिसेस के से. कैसे कर सकते हैं? हाँ है ना? मिस्टर ए के से लिंक है ही नहीं. तो यहाँ पे क्या है? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस वाले के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है. या तो टाइम एक्सपायर होने पे, या हाँ बोल देने पे, या फिर थर्ड एक का कंडीशन याद होगा कि आपने कुछ ऐसा किया है जो ओनर ही कर सकता है. क्या? ट्रांसफर कर देना, सेल कर देना, प्लेज कर देना, भी उसी में आता है. तो प्लेज कर दिया मतलब है आप गुड्स, आप अपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिए. दैट्स इट. वो लिखना है. उसके बाद नंबर 1 तो होगी अपना. नंबर 2, व्हाट वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इट हैड बीन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट द व्हीकल वुड रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस आर अंटिल द प्राइस हैज बीन पेड. तो भी तो मिस्टर ए के अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते. हाँ है ना? मिस्टर ए के अगेंस्ट तो आप जाएं बिकॉज़ देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मिस्टर ए. आप प्राइस क्लेम किससे करेंगे? मिसेस के से कर सकते हैं. नेक्स्ट नंबर 8 में आ जाए. 1 मिनट रुक जाए. चलो ठीक है. Question 8 में 18. I think it's a straight question. Mr. D sold some goods to Mr. E for rupees 5 lakh on 15 days credit. Mr. D delivered the goods. On due date, Mr. E refused to pay for it. State the possession rights of Mr. D as per the Sale of Goods Act. क्या है? Unpaid seller, but goods तो दे चुके हैं आप. क्या rights आपका? इसमें क्या mention करना है? Rights against the buyer. तो straight question है. Rights against the buyer वाला part explain करना है. It's not basically a case law. It's basically a straight question in a different way. Rights against the buyer. Rights of an unpaid seller against the buyer. Against the goods होता है. एक होता है against the buyer. Suit for price, suit for interest, वो सारा provisions. तो 3 rights against the buyer वाला. Because goods तो आपके पास में है नहीं. आप right of lien, right of stoppage in transit fixes कर नहीं सकते आप. Number 9 पढ़िए. That's right. Caveat emptor का exception में आ गया है. Caveat emptor बोलता है let the buyer be aware. Right? But आप सिंस आप जो दुकानदार हो, आप टीक, मैंगो वुड, टीक वुड, बर्मा वुड सब में डील करते थे. बराबर है. बायर आपको बता दिया कि वुड क्यों चाहिए, क्योंकि आपको खिड़की और दरवाजा बनाने के लिए चाहिए. उसके हिसाब से जो है दे दो. अब आपने काट काट के दे दिया, मेरे को भेज दिया, बट मेरा कारपेंटर आके बोल रहा है कि ये खिड़की दरवाजे के लिए लकड़ी है ही नहीं. तो ऑब्वियसली आपने काट लिया है, भेज दिया, उसका हम क्या करें? आपको वापस लेके जाना पड़ेगा. आपने भले मेरे स्पेसिफिक, मेरे घर का खिड़की का साइज एकदम अलग है जो मार्केट में नहीं, आपने भले काटे, गलती आपकी है, आपको रिटर्न लेना पड़ेगा. यहाँ पे लेट द बायर बी अवेयर काम नहीं करेगा. तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन नहीं बोल करके यहाँ पे कैवेट एम्प्टर के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपने कि कैवेट एम्प्टर क्या है, वो कब एप्लीकेबल है, उसका एक्सेप्शन कब है. करेक्ट. फर्स्ट वाले में आ गया हमारा वो. सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? सेकंड क्वेश्चन, whether Mr. Das would be able to get the money back or the right kind of wood as required serving purpose. Yes, या तो पैसा भी ले सकता है वापस, क्या भी बोल सकता है मेरे को सही वाला वुड दो जो हमारे यहाँ काम आए. राइट? दोनों लिखा दें. बुक में है ये बुक में ही है, ये इंस्टीट्यूट वाले मैट में ही है ये. सो आई डोंट थिंक सो. पेज बता दो ना. 2.32 3132 भावनाओं को समझो. नया माल पुराना, मतलब नया एडिशन पुराना एडिशन मिल गया. चल नेक्स्ट कंटिन्यूएशन 2.2. नेक्स्ट नंबर 10 नवंबर 18 का है. क्वेश्चन आया हुआ है. Mr. sold some goods to Mr. H for certain price by issue of an invoice, but payment in respect the same was not received on that day. The goods are packed and lying in the godown of Mr. G. The goods are inspected by H के agent and are found to be in order. Later, the dues of the goods were settled in cash. Just after receiving cash, Mr. G asked Mr. H that goods should be taken away from his godown to enable him to store other goods purchased by him. After one day, since Mr. H did not take delivery of the goods, Mr. G kept the goods out of the godown in an open space.
Due to heavy rain, some goods are damaged. Referring to the provisions of the Sale of Goods Act 1930, analyze our situation and decide who will be held responsible for the work damage. Will your answer be different if the dues were not settled in cash and are still pending? दोनों सिचुएशन में आपका आंसर देना है एंड भले इंसान समझ के एक बार पढ़ लीजिए वापस। देखो ऐसा है कि यहाँ पे ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस के लाइट में मेंशन करने बोल दिए, राइट? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से करने बोल दिए। इन दैट केस अगर आप देखते हैं, मैं जबरदस्ती वापस पीछे हट गई थी जब मैंने बोला कि आप ऐसे डैश इंसान है। सेलर ने गुड्स सेल कर दिया, पहली बात तो ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, नंबर वन। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद ओनरशिप, है ना। सेकंड, आपका आदमी आया, सेलर का सॉरी बायर का आदमी आया, इंस्पेक्शन करके चला भी गया, फिर भी गुड्स लेके नहीं गए। फिर हमने आपको इन्फॉर्म कर, सेलर ने इन्फॉर्म कर भी दिया था कि भाई माल ले जा, मुझे और सामान रखा, फिर भी अब लेके नहीं गए, तो हिसाब से यहाँ पे सेलर खुद बायर रिस्पॉन्सिबल है। पर अगर इसको अपने दूसरे एंगल से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एंगल से सोचें, कॉन्ट्रैक्ट का एक पोर्शन है बेली, बेलर एंड बेली, दो जो डिटेल अपने सिलेबस में नहीं है अभी, बट स्टिल उसके बारे में बेसिक थोड़ा सा किए हम लोग। तो गुड्स अगर आपके यहाँ पड़ा है, आप गुड्स के बेली हैं, आपका ड्यूटी बनता है गुड्स का उतना ही ध्यान रखे जितना किसी कोई ऑर्डिनरी आदमी अपने गुड्स का रखता। तो अगर मैं आप गुड्स लेके नहीं गया आपके यहाँ, इसका ये नहीं है कि आप बाहर में छोड़ के आ जाएंगे आप, तो उस एंगल से सोचें तो सेलर इज रिस्पॉन्सिबल, उसने बाहर रख दिया। अपना गुड्स तो आप बाहर छोड़ते क्या? आप नहीं छोड़ते आप। मेरा गुड्स आप उस समय बाहर रख देंगे, बेटा नहीं लेके जाएगा तो जा ले जा, कोई उठा के ले जाएगा, गलत किया आपने उस एंगल से। बट यहाँ पे ना स्पेसिफिकली सेल ऑफ गुड्स एक्ट से मेंशन करने बोल दिए, तो फिर वो क्या करना पड़ेगा? रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद ओनरशिप, साथ में फैक्ट्स को ऐड अप करके किसी ने उसको इन्फॉर्म कर दिया था फिर भी बायर लेके नहीं गया, सिंस उसके गोडाउन में शॉर्टेज था स्पेस का, तो बायर खुद रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ड्यूज नहीं मिला, सेकंड पार्ट पूछा, विल योर आंसर बी डिफरेंट द ड्यूज आर नॉट सेटल्ड इन कैश एंड स्टिल पेंडिंग, तो अनपेड सेलर हो गया, है ना। अनपेड सेलर है तो गुड्स को उसको अपने पास में रखना चाहिए, राइट ऑफ लियन भी उसके पास में है। अब अगर वो गुड्स को बाहर में छोड़ के डैमेज हो गया तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है ना। तो वहां पे अनपेड सेलर वाला एंगल से लिख सकते हैं आपने। ये लिखवाने का रिक्वेस्ट आया है, लिखवा दे रहे हैं, लिखो। According to the Sale of Goods Act 1930, according to the Sale of Goods Act 1930, where the seller is ready to deliver the goods and requests the buyer to take delivery of the goods, and if the buyer does not take the delivery within a reasonable time, the buyer is responsible to the seller for any loss occurred. The property in the goods had passed to the buyer in the given case. Full stop बन दो, given case के बाद full stop बन दो, and risk passes with ownership, full stop. Hence, in the given case, since risk has passed to the buyer and the seller had requested him to take the delivery of the goods, as he had a storage problem in his godown, the loss of goods should be borne by Mr. H. इसी का सेकेंड पार्ट तक आएगा चेंज करके। In case the price of the goods would have been pending, then Mr. G would have been treated to be an unpaid seller and he can exercise his rights accordingly. चलिए, राइट, इतना भी लिख के खत्म कर सकते हो, या फिर अनपेड सेलर के हिसाब से वो क्या कर सकता था, यहाँ पे वो एच के ऊपर में केस करना प्राइस के लिए, वो सब लिख सकते हो। ये राइट सर अनपेड सेलर अकॉर्डिंग बस इतना भी खत्म कर सकते हो। अपने पार्टनरशिप एक्ट आते हैं, लेट अस बी क्विक। पार्टनरशिप का पहला वाला दिसंबर 21 का क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर पार्टनरशिप्स, ए एंड बी जॉइंटली ओन अ कार व्हिच दे यूज पर्सनली ऑन संडेज एंड हॉलिडेज एंड लेट इट ऑन हायर एज टैक्स इन अदर डेज एंड इक्वली डिवाइड द अर्निंग्स। ये शायद याद होगा, अपने टेस्ट में लिए थे सेम क्वेश्चन। पार्टनरशिप है या नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज जस्ट को ओनरशिप, टू फर्म्स ईच हैविंग 12 पार्टनर्स कंबाइंड बाय एन एग्रीमेंट इनटू वन फर्म। पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म्स अलाउड है या नहीं है वो सोचना आपको। दो फर्म्स कंबाइन करके पार्टनरशिप बना सकते। पार्टनरशिप बिटवीन फर्म्स इज अलाउड, पार्टनरशिप बिटवीन पार्टनरशिप फर्म्स इज अलाउड, दे कैन बी पार्टनर्स, अलाउड है। बुक में जो लिखा है वो गलत है, राइट ना। नेक्स्ट, ए एंड बी को-ओनर्स अग्री टू कंडक्ट द बिजनेस इन कॉमन फॉर प्रॉफिट।
यस पार्टनरशिप है, भले को ओनर्स है, बट वो लोग जब बिजनेस कंबाइन मतलब कॉमन में करने को रेडी है, फॉर प्रॉफिट करने को रेडी है, देन दैट इज पार्टनरशिप। नंबर 3 इज आल्सो पार्टनरशिप। एक एक लाइन का रीजन लिखना है खाली आपको। सम इंडिविजुअल्स फॉर्म एन एसोसिएशन टू व्हिच ईच इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट्स ₹500 एनुअली। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसोसिएशन इज टू प्रोड्यूस क्लॉथ्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द क्लॉथ्स फ्री टू द वॉर विडोज, बिकॉज़ व्हाट इज मिसिंग? बिजनेस इज मिसिंग, प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग, राइट? प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग। चलेगा। नंबर 5 पार्टनरशिप है या नहीं है? बोलिए भैया, इतना चिंता में कैसे, एग्जाम आ गया सामने, आप बताइए है या नहीं है? भाई जी पहले अपने हाँ बोलो, लड़की आवाज सुन के आप नाम में आ गया, मतलब तैयारी नहीं हुई अभी तक। भैया अपनी तो कब करेंगे भैया तैयारी? को ओनरशिप है। अब बहानाबाजी छोड़िए, बहुत हो गया बहानाबाजी। बहानाबाजी के लिए मुंह खोलिए ही मत। पार्टनरशिप नहीं है, इट्स जस्ट अ को ओनरशिप। नेक्स्ट, A and buy commodity X, साथ तो खरीदा, अगर sell the commodity with sharing the profits equally। क्यों नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, सेल करने के एंगल से खरीदा है। सेल करना है मतलब तो प्रॉफिट कमाने के उससे तो है ही। आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन है मैम, वो तो फिर हो गया बिजनेस का डेफिनेशन, कॉमर्स में पढ़ते हैं। पार्टनरशिप में आएगा ही, पार्टनरशिप में आ सकता है, पार्टनरशिप में आएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट नंबर 2, MNP पार्टनर्स है, फर्म ऑर्डर GR लिमिटेड टू सप्लाई द फर्नीचर। पी का डेथ हो गया, पी पहले जिंदा था तब ऑर्डर प्लेस किया, तब पी का डेथ हो गया। MNN बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, फर्म डिड नॉट गिव एनी नोटिस ऑफ पीस डेथ टू द पब्लिक और द पर्संस डीलिंग विद द फर्म। फर्नीचर डिलीवर हो गया आफ्टर पीस डेथ। डिलीवरी के टाइम में सेलर को पता चला कि भैया पी तो नहीं था दुनिया में। आफ्टरवर्ड्स द फर्म बिकेम इंसॉल्वेंट एंड फेल्ड टू पे द प्राइस ऑफ फर्नीचर टू GR लिमिटेड। पी का प्राइवेट एस्टेट उस फर्नीचर पैसे देने के लिए लायबल है क्या? और दूसरा पूछा है, whether does it make any difference if GR Limited supplied the furniture to the firm believing that all the 3 partners are alike? बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा पहले, then think about the answer. Sirs and ma'ams, अभी आप लोगों ने भी आंसर दिया, उससे समझ में आ रहा है अभी तक तैयारी नहीं हुई है। तैयारी कर लीजिए, टाइम बहुत कम बचा है, राइट? डोंट वेस्ट योर टाइम। एंड हमारे नहीं पढ़े हैं अभी तक, कॉमन सेंस आंसर देने की कोशिश की है। यस, बस डेथ हो गया ना, तो भले ही नोटिस दिया, भले ही नोटिस नहीं दिया, डेथ जिसका हो गया उसका प्राइवेट एस्टेट इज नॉट लायबल, उसका प्राइवेट एस्टेट इज नॉट लायबल। क्लियर? लिखिए उसको। According to the Indian Partnership Act 1932, the estate of a deceased partner, the estate of a deceased partner is not liable for any acts of the firm done after his death. For any acts of the firm done after his death. Moreover, it is not necessary to give any notice of death of the deceased partner either to the public or to the persons dealing with the firm Next, आगे, in the given case, पैगा चेंज करके, in the given case, GR Limited supplied the furniture to the partnership after the death of P. The firm did not give a public notice about P's death. Full stop. Afterwards, the firm became insolvent and could not pay the amount due to GR Limited. अगर चेंज करके, according to the provisions of law, since the delivery of furniture was made after the death of P, his estate will not be liable for the debts of the firm. पैगा चेंज करके, debts of the firm, पैगा चेंज करके, even if GR Limited supplied furniture to the firm believing that all the 3 partners are alive, it is not necessary to give any public notice of the death of a partner. Hence, P's estate will not be liable in this case as well. Clear है? Number 3 में आ जाओ ना। Mr. M is one of the 4 partners in Mrs. XY Enterprises. He owes a sum of ₹6 crores to his friend Mrs. Z, which he is unable to pay on due time. So he wants to sell his share in the firm to Mr. Z for settling the amount. In the light of the provisions of the Indian Partnership Act 1932, discuss the following: can Mr. M voluntarily transfer his interest in the firm by way of sale? What are the rights of the transferee in case Mr. M wants to retire from the firm after a period of 6 months from the date of transfer? पहले बात तो ये क्या चीज से रिलेटेड है?
ये क्या पार्टनरशिप में कौन से पोर्शन से रिलेटेड है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। आप एक पार्टनरशिप फर्म में हैं, पार्टनरशिप फर्म में जो आप पार्टनर हैं तो आपका एक इंटरेस्ट है फर्म में, मॉनेटरी इंटरेस्ट है, तुम्हारा कैपिटल, तुम्हारा शेयर प्रॉफिट, शेयर रिजर्व, दैट इज योर इंटरेस्ट। आप वो इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो, सेल कर सकते हो, लेकिन उसमें एक टॉपिक मिलेगा बुक में, राइट्स ऑफ ट्रांसफरिंग। खोजो पहले बुक के अंदर में कहाँ है वो पोर्शन, पहले तो खोजना तो सीखो पहले। 3.30 वाह, एक नंबर तो बता दिया 3.30। मिला। अभी देखो ट्रांसफरी का राइट्स क्या है। ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड टू दैट शेयर बट ही डज नॉट बिकम अ पार्टनर। वो फर्म का बिजनेस को कंडक्ट नहीं कर सकता है, वो इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, वो पार्टनर नहीं बन जा रहा है, वो सिर्फ इज एंटाइटल्ड टू दैट शेयर ओनली। देखो पहले पढ़ लो उसको अच्छे से, मिल जाएगा अपने बुक में, खोजो मिल जाएगा। देखो आपके बुक में जो है ना दो पोर्शन को करा दे रहे हैं, राइट्स ऑफ ट्रांसफर फॉर पार्टनर्स इंटरेस्ट। पहले इसका मतलब समझ में आ गया ना सर? अच्छा सपोज आपने किसी पैसा उधार लेके रखा है या किसी को पैसा लौटाना बाकी है एंड आप एक फर्म में पार्टनर है। एक फर्म में आप जो पार्टनर है ना, उस फर्म में राइट नाउ तुम्हारा इंटरेस्ट इज से ऑफ ₹20 लाख। तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तुम्हारा कैपिटल है, वगैरह वगैरह योर। अब वो तो लेकिन कम बेसी होती रहेगा, जैसे जैसे फर्म बिजनेस करेगा तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो तुम्हारा शेयर बढ़ जाएगा, लॉस होगा शेयर कम हो जाएगा, वो तो फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, बराबर है। अभी से तुम्हारा किसी को जो पैसा देना बाकी था ना, आपने उसको क्या किया, आपने अपना इंटरेस्ट उसके नाम में ट्रांसफर कर दिया। सर मान लीजिए आर्यन, विवेक, रितो और आप चार जन पार्टनर एक फर्म में, तुम उस फर्म में पार्टनर है, तुम अपना जो इंटरेस्ट था, तुम्हारा जो शेयर था फर्म में, तुमने किसी को बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया उसके नाम में। सर इसका मतलब लेकिन मान के चलो सर वो जो बाहर वाला है ना वो फर्म का पार्टनर नहीं बन जाएगा। कि पार्टनर क्यों नहीं बनेगा सर? क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर सबके कंसेंट से होता है। तो आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, अपना इंटरेस्ट बेच सकते हो, इस तरह से नहीं बेच सकते कि जिसको बेच रहे हो वो आपका वो फर्म का पार्टनर बन जाए। पार्टनर नहीं बन रहा, वो खाली उस हिस्से के इंटाइटल्ड है, वो फर्म के बिजनेस में दखलंदाजी नहीं। पार्टनर नहीं बना मतलब क्या? वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, म्यूचुअल एजेंसी नहीं आएगा। क्या लिखा आपके बुक में? ट्रांसफर बाय अ पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन अ फर्म either absolute or by mortgage or by the creation of by him of a charge on such interest does not entitle the transferee during the continuance of the firm to interfere in the conduct of the business or to require accounts or to inspect the books of the firm. आप फर्म का बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, अकाउंट्स भी नहीं मांग सकते, इंटरफेयर भी नहीं कर सकते, but entitles the transferee only to receive the share of profits of the transferring partner and the transferee shall accept the account of the profits agreed to by the partners। मतलब प्रॉफिट का हिस्सा खाली आप ले सकते हो, वो भी सिर्फ ले सकते हो जितना हिस्सा दिया जा रहा है। अगर तुमको ये लोग बता दिए तुम्हारा हिस्सा 50 जा रहा है, तुमको 50 लेना, तुम क्वेश्चन नहीं दे सकते 50 कैसे है बताओ मेरे जो पूछ, राइट? मतलब जिसको तुम ट्रांसफर किए तुम पूछ सकता है, बट जिसको तुम ट्रांसफर किया वो क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। लॉजिक बहुत सिंपल सा है। सेकंड पॉइंट में आपके बुक में क्या लिखा है? इफ द फर्म इज डिसॉल्व्ड और इफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर सीजेस टू ए पार्टनर, मतलब ट्रांसफरिंग पार्टनर सीजेस टू ए पार्टनर, मतलब तुमने इंटरेस्ट मान लो मेरे को बेच दिया था, अब अगर तुम रिटायर हो जा रहा है फर्म से, जो कि सेकंड पार्ट में है लिखा हुआ, द ट्रांसफरी मतलब कौन? यहाँ पे मैं, तुमने अपना इंटरेस्ट मेरे को बेचा था, ट्रांसफर में is entitled as against the remaining partners to receive the share of the assets of the firm to which the transferring partner is entitled and for this purpose of ascertainment to that share to an account as on the date of dissolution। तो फर्म अगर बंद हो रहा है तो इन दैट केस मैं अकाउंट मांग सकता हूँ, डिसोल्यूशन का डेट से लेकर के डिसोल्यूशन फाइनल होने तक क्या हिसाब किताब है उसका डिटेल्स में मांग सकता हूँ। जब अगर फर्म कंटिन्यू हो रहा है तो मैं नहीं मांग सकता, राइट सर? अच्छा क्लास हम लोग अभी यहीं तक का रख रहे हैं, राइट? इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे। टिल देन थोड़ा सा प्रिपेयर्ड भी हो जाओ, आप लॉ प्रिपेयर्ड भी हो जाओ ना, पढ़ के भी आओ, राइट? विल बी रियली हेल्पफुल। So I hope this video was up to your expectations with respect to Sale of Goods Act partnership. Obviously अपना पूरा का पार्ट कवर नहीं हुआ अभी तक। Stay tuned for the third video for case studies related to the exams on business laws and please leave a comment in the comment section कि और क्या चाहिए। Very soon we'll be coming up with the marathon classes of accounts जो कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, आपके रिक्वेस्ट पे मैराथन क्लासेस भी आने वाली है। जस्ट लीव अ रिक्वेस्ट और क्या चाहिए। एंड डेली एक MCQs का पोल भी स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। डू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, एग्जाम रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो उसमें आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड to the channel for more videos. Do share with your friends if you find it to be useful and ask them to subscribe to the channel. Thank you.